मानक के मूल सिद्धांत, उसका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3। जैसे कि हमने पार्ट 2 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, वीडियो जो है देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे, जिसको करने के साथ हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो ये होगा जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या क्या हैं? हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा था और अब जनसंख्या परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। ये तीनों जो है, इन तीनों की वजह से जो है जनसंख्या के परिवर्तन का असर जो है वो दिखता है। पहला जन्म दर, तो मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूं पहले, उसके बाद फिर मैं लिखवाऊंगा। जन्म दर जो है वो प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये हो गया जन्म दर। मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। ठीक है, मृत्यु दर को जो है मापने की एक सरल विधि है। और मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये हो गया मृत्यु दर। और प्रवास जो हमारा तीसरा है, प्रवास का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है तो वह प्रवास कहलाता है। यानी वो अपने एक स्थान को छोड़ देता है और दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो उसमें अपकर्षक हो चाहे प्रतिकर्षक हो। ये दो प्रकार के कारक होते हैं जिनकी वजह से लोग जो है प्रवास करते हैं, तो ये प्रवास कहलाता है। ठीक है, इसको मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था, तो इसका ये फर्स्ट है जन्म दर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जन्म दर क्या है मैंने आपको समझा दिया था, उसके बाद मैं फिर से पढ़ के बता देता हूं। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके उच्च होने या निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन से सीधा संबंध रखता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही आसान है इसकी डेफिनेशन, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट में लिखवाता हूं मृत्यु दर। टॉपिक क्या है? मृत्यु दर। इसको मैं बताता हूं मृत्यु दर क्या है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। ठीक है, पढ़ लीजिए इसको एक बार, समझ लीजिए कि अशोधित मृत्यु दर जो है वो किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे जन्म दर में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इसमें प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। बिल्कुल आसान टॉपिक है, बिल्कुल इंटर रिलेटेड है जन्म दर और मृत्यु दर, बस इसमें मृत्यु है और इसमें जन्म है। जन्म दर में स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जीवित बच्चों के रूप में, और मृत्यु दर में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा प्रवास। प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है कि प्रवास के द्वारा जो है जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाता है। ठीक है, जैसे कई लोग हैं बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से आकर दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में प्रवास कर चुके हैं। कुछ यूपी में, जो कि जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद जैसे जो जगह हैं जो विकसित हैं,
ऐसी जगह पे आकर प्रवास करे हैं ये लोग, तो वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आकर बस गए, तो उसी को प्रवास कहते हैं। ठीक है। और प्रवास जो है वो मौसमी और स्थानीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मौसमी प्रवास उसे कहते हैं जब किसी आपदा विपदा में, किसी प्राकृतिक आपदा में जब मनुष्य अपने स्थान से जब परेशान हो जाता है तो वो उस स्थान को छोड़कर अपने किसी दूसरे स्थान पर आकर कुछ समय के लिए समय बिताने के लिए आ जाता है ताकि वो उस प्रकोप से बच सके। और जब मौसम सही हो जाता है दोबारा तो वह उसी स्थान पर लौट जाता है, तो इसे कहते हैं मौसमी प्रवास। और स्थानीय प्रवास जैसे कि दूसरे राज्य से कोई आकर अलग दूसरे राज्य में आकर अंतरराज्यीय प्रवास करता है, यानी भारत के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जब प्रवास करता है तो वो स्थानीय प्रवास है, वहां पे आकर वो रह रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रवास, नोट डाउन कर लीजिए प्रवास। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था अप्रवास और उत्प्रवास। तो मैं बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ फिर मैं लिखवाऊंगा। तो अप्रवास जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाता है तो वह व्यक्ति उस स्थान के लिए अप्रवासी कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद उत्प्रवास, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसता है तो वह उसने जिस स्थान को छोड़ा है उस स्थान के लिए वह उत्प्रवासी कहलाता है। ओके, तो मैं लिखवा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये अप्रवास और उत्प्रवास है जो कि मैंने यहां लिख दिया है। आइए इसको समझते हैं, अप्रवास और उत्प्रवास। जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, यानी उद्गम स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर आकर बस जाता है तो वह उस स्थान पर अप्रवासी कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उत्प्रवास उस व्यक्ति ने छोड़ा है वहां के लिए वह उत्प्रवासी कहलाता है, और जहां पे वह आकर बसता है वहां के लिए वह अप्रवासी कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये मैंने लिखवा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इसमें हम अपकर्षक कारक और प्रतिकर्षक कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो अपकर्षक कारक क्या है और प्रतिकर्षक कारक क्या है। अपकर्षक कारक जिसे हम पुल फैक्टर भी कहते हैं और प्रतिकर्षक कारक जिसे हम पुश फैक्टर भी कहते हैं। तो पुल फैक्टर, पुल मतलब क्या होता है, खींचना। तो अपनी तरफ खींचता है, ये कारक जो अपनी तरफ खींचता है मनुष्य को, और पुश यानी धक्का देता है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रतिकर्षक कारक। तो अपकर्षक कारक में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं और प्रतिकर्षक कारक में थोड़ा बता देता हूं। अपकर्षक कारक यानी आकर्षण करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है, मनुष्य को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। वो कैसे, शहर में नगरीय क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं होती हैं, चिकित्सक सुविधाएं अच्छी होती हैं, अच्छे विद्यालय होते हैं, यानी मतलब शिक्षण संस्थान, शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, और हॉस्पिटल यानी अस्पताल की सुविधा अच्छी होती है। आर्थिक पिछड़ापन नहीं होता, आर्थिक तौर पर व्यक्ति मजबूत रहता है, रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, और वे सभी सुविधाएं, ठीक है, जिसके कारण लोग जो है शहर की तरफ आकर्षित होते हैं। संसाधन तक अच्छी पहुंच होती है लोगों की, तक जो अच्छी सुविधा होती है शहर में। तो ये सभी चीज। और प्रतिकर्षक में आर्थिक पिछड़ापन, विद्यालयों की अच्छी सुविधा नहीं, यानी शैक्षणिक संस्थान अच्छे नहीं होते, चिकित्सक सुविधा नहीं होते गांव में, और कूड़ादान, कूड़ाघर होते हैं गांव में। ठीक है, ये होती हैं, और बीमारियां अधिक होती है गांव में। ठीक है, और लोगों के घर नहीं होते, कच्चे घर होते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेचुरली होती हैं, यानी बाढ़ का आ जाना, भूकंप, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं। इन सब कारणों के कारण, इन सब वजह से जो है लोग जो है अपने स्थान को छोड़कर जो है वो दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं।
तो वो भी प्रतिकर्षक कारक में आएगा, यानी वो मजबूर हो गए उस स्थान को छोड़ने के लिए, तो ये प्रतिकर्षक कारक। स्टूडेंट ये हमारा था अपकर्षक कारक। तो इसमें ये कारक जो है वो गंतव्य स्थान को आकर्षक बनाते हैं, यानी लोग यहाँ गंतव्य करते हैं, ठीक है, छोड़कर आते हैं जिस स्थान को तो उद्गम स्थान कहलाता है, जहाँ आते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। तो वह उस स्थान को जो आकर्षक बनाते हैं। कैसे? यहाँ पे काम के बेहतर अवसर मिलते हैं, ठीक है, मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, इसको एक्सप्लेन करना है, तो वो एक्सप्लेन जो है वो आप करेंगे। काम के बेहतर अवसर, शैक्षणिक संस्थान, वैसे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। काम के बेहतर अवसर, शैक्षणिक संस्थान, यानी शैक्षणिक संस्थान यानी कॉलेज स्कूल जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, और अस्पताल की अच्छी सुविधा, ठीक है, शांति और स्थायित्व, नगर में जो है शांति और स्थायित्व रहता है, क्योंकि पुलिस सेवा जो है यहाँ पे बहुत अच्छी होती है गांव की अपेक्षा। अनुकूल जलवायु, जलवायु भी यहाँ पे अनुकूल होता है, जिसके कारण यहाँ जो है बेहतर विकास हो पाता है गांव की अपेक्षा, क्योंकि गांव में जलवायु अच्छा नहीं है, जिसके वजह से वहां विकास नहीं हो पाता है, और यहाँ पे विकास हो पाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं लिखवा दूंगा प्रतिकर्षक कारक। तो स्टूडेंट ये हमारा प्रतिकर्षक कारक यानी पुश फैक्टर। तो ये जस्ट अपकर्षक कारक के अपोजिट है, क्योंकि वहां पे जो सुविधाएं थी वो यहाँ पर नहीं है। तो ये कारक जो है गंतव्य स्थान को जो है उदासीन बनाते हैं, ठीक है, गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान को, यहाँ पे उद्गम होगा, उद्गम स्थान को जो है ये उदासीन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम के बेहतर अवसर का ना होना, ठीक है, काम के बेहतर अवसर नहीं होते, शहर में काम के बेहतर अवसर होते हैं। मैं बिल्कुल कंपेयर करके बताऊंगा। नेक्स्ट, प्रतिकूल जलवायु, कभी बाढ़, कभी भूखा, कभी सूखा, कभी बाढ़, ठीक है, इस तरह की परेशानी जो हमें गांव में झेलना पड़ता है। रहन सहन की ग्रामीण इलाकों में ऐसी सुविधाएं जो है असुविधाएं जो हमें झेलना पड़ता है। तो रहन सहन की कमी के कारण, अब देखो शहर में लोग कितने अच्छे से रहते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, तो एसी भी लगा रहता है घर में, चाहे अच्छे पंखे भी होते हैं, अच्छी तरीके से रहते हैं, जिसके पास जैसा पैसा रहता है वो उस तरीके से रहता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है रहन सहन की कमी के कारण गाँव में सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। इसलिए प्राकृतिक आपदाएं, और प्राकृतिक आपदाएं मैंने बता दिया, जैसे कि बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, ठीक है, चक्रवात, इस तरह की आपदाओं के कारण भी जो लोग जो हैं उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आकर बस जाते हैं। महामारी और आर्थिक पिछड़ापन, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आ पाता, तो मैंने यहाँ लिख दिया महामारी फैल जाना, जैसे छुआछूत की कोई बीमारी होती है उस टाइप की, या फिर जैसे लोग भूखे मरने लगते हैं, प्यासे मरने लगते हैं, पानी की कमी हो जाती है, तो यह महामारी फैल जाना होता है। और आर्थिक पिछड़ापन, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जो है लोग जो है गांव से शहर की ओर प्रवास करते हैं, ठीक है। तो यह आर्थिक पिछड़ापन, ये हमारे 6 पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाऊंगा और उसके बाद हमारे ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है विकास पर। देखिए, किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि व ह्रास के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि व ह्रास के परिणाम, जब जनसंख्या वृद्धि होती है और उसके ह्रास के परिणाम क्या क्या जो है इफेक्ट जो है वो डालते हैं। तो किसी देश की जनसंख्या वृद्धि वहां की आर्थिक विकास पर धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रभाव डालता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनसंख्या वृद्धि जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की, मैं लिखवाया भी आपको। तो उसी प्रकार जो है वहां की जनसंख्या वृद्धि वहां की आर्थिक विकास पर जो है धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रभाव डालता है। कैसे? तो पहला पॉइंट यह है, तो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती है। तो पहला, जब जनसंख्या
वृद्धि होती है तो संसाधन पर अधिक भार, बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक संसाधनों पर जो है अधिक भार पड़ता है, अधिक दबाव पड़ता है। दूसरा, संसाधन का तेजी से ह्रास, जनसंख्या जब वृद्धि होगी तो संसाधन का भी उपयोग जो है वो तेजी से होगा, तो संसाधन का ह्रास। तीसरा, खाद्य संकट उत्पन्न। अब देखिए, खेती करने वाले लोग नहीं और खाने वाले लोग बहुत हैं, तो खेती जो है आज के डेट में बहुत ही कम हो गई है और इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और खेती में कमी आ गई है, जिसके वजह से जो है खाद्य संकट उत्पन्न। पीने योग्य जल की समस्या, वो सब हम जानते ही हैं कि पीने के योग्य जल की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। विकास की गति में कमी, विकास की गति में जो है वो धीमी हो चुकी है, किसी को जॉब मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, बेरोजगारी आ रही है, जिसके कारण जो है विकास की गति जो है वो कम हो रही है, विकास की गति में कमी आ रही है। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि से क्या परिणाम निकलते हैं और जनसंख्या ह्रास के क्या परिणाम होते हैं, यानी जनसंख्या जब वृद्धि होती है तो उसे हम धनात्मक कहते हैं, और जब जनसंख्या जो है वो जनसंख्या का जब ह्रास होता है तो उसे ऋणात्मक कहते हैं। तो जब ह्रास होता है जनसंख्या तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं। सबसे पहला होता है देश का भविष्य खतरे में आ जाना, ठीक है, तो जनसंख्या ही नहीं बढ़ेगी तो देश का भविष्य जो है वो खतरे में आ जाएगा। और उसके बाद देश का सभी क्षेत्रों में पिछड़ जाना, जब जनसंख्या ही नहीं बढ़ेगी तो देश जो है वो सभी क्षेत्रों में तो पिछड़ेगा ही। तीसरा पॉइंट है संसाधनों का पूर्ण उपयोग ना होना, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि में क्या संसाधनों पर अधिक प्रभाव था और अधिक जोर पड़ेगा जब जनसंख्या वृद्धि होगी, और यहाँ पे ये होगा कि जनसंख्या जब ह्रास होगी, खत्म होगी, तो संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए जनसंख्या जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल, यानी बिल्कुल संतुलित होनी चाहिए जनसंख्या। तो ये हमारे परिणाम निकलते हैं, तो वो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, आज हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो कि हमारी ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक है, उसका चैप्टर नंबर 2 जो चैप्टर था, इसको आज हमने समाप्त कर लिया है। ये हमारे चैप्टर का पार्ट 3 था, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो मैंने बना दिया है, और ये पार्ट 3 था जिसका आज खात्मा हो चुका है, जो कि खत्म हो चुका है, और अब हम चैप्टर नंबर 3 पे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप सपोर्ट, कीप लर्निंग विद ऑनलाइन एडुहब। थैंक यू, जय हिंद।